हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित मॉक टेस्ट का यह अगला सेट लाए हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें विज्ञान, भूगोल, इतिहास सभी सब्जेक्ट से विषय से जो है प्रश्न को संकलित किया गया है, जो पिछले सक्षमता पर आधारित प्रश्न है। आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे स्क्रीन पर कि विद्युत आवेश की क्या इकाई है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, तो चार्ज की क्या इकाई है। तो यहाँ पर विद्युत आवेश की इकाई पूछी जा रही है, यानी विद्युत आवेश को किसमें मापा जाता है। तो इसके लिए सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि कूलाम जो है वह विद्युत आवेश की इकाई है। और वोल्ट में जो है वो विभवांतर को मापते हैं। किसको? विभवांतर को हम लोग किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। और एम्पियर को जो है एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है। तो विद्युत विभवांतर के लिए वोल्ट, विद्युत धारा के लिए एम्पियर और विद्युत आवेश की इकाई कूलम्ब हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है कि यदि किसी विलियन का pH 13 है, यानी 13 है, तो इसका क्या अर्थ है। तो किसी भी विलियन का अगर pH मान 13 है, 13 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह विलियन तो क्या होगा? भस्मीय विलियन होगा, क्योंकि जो pH स्केल है उस पर 7 जिस भी विलियन का pH होगा वो उदासीन होगा, यानी न वह अम्लीय होगा न वह भस्मीय या क्षारीय होगा। लेकिन 7 से जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ेंगे जीरो की तरफ, तो उसकी प्रबल अम्लीयता बढ़ती जाएगी। उसके विपरीत 7 से जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रबल भस्मीयता बढ़ेगी। तो 14 लास्ट है, तो 14 जो होगा वो सबसे प्रबल भस्म होगा, 13 उससे कम प्रबल होगा। और अम्ल के केस में क्या होगा कि 1 pH मान जिसका होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा और 6 pH मान जिसका होगा वो सबसे कम अम्लीय होगा। तो यहाँ पर 13 है जो कि 14 के करीब है, तो यह सबसे प्रबल भास्मिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा का डी सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पीतल में रहता है, यानी पीतल जो है वह एक मिश्र धातु है। तो इसमें कौन कौन से धातु मिलकर के पीतल का निर्माण करते हैं। तो इस तीसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के इसमें जो है कॉपर, Cu यानी कॉपर, और Zn अर्थात जिंक, कॉपर और जिंक मिलकर के जो है वह पीतल धातु मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अक्रिय तत्व कौन से हैं, यानी इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है। तो अक्रिय तत्व उसको कहते हैं जो मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें जो अंतिम आवर्त का जो तत्व है उसमें कुछ तत्व हैं, जैसे हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है। तो ये सारे अक्रिय तत्व हैं। और इन अक्रिय तत्वों की में खासियत ये होती है कि इसकी जो बाहरी कक्षा होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, तो वो अक्रिय तत्व कहलाते हैं। तो इन ग्रुप में कार्बन, सोना और हाइड्रोजन को छोड़ करके, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी किसी न किसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, लेकिन हीलियम रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं, इसलिए हीलियम जो है वो अक्रिय तत्व हो जाएगा। सवाल है कि श्वसन की क्रिया किसमें होती है। तो यह साइटोप्लाज्म में या राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में या हरित लवक में। तो चाहे वह पौधों का श्वसन की क्रिया हो, यानी सांस लेने की क्रिया हो, या फिर जंतुओं के श्वसन की क्रिया हो, सांस लेने की क्रिया हो, यह सभी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और श्वसन के पश्चात ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह, अंग्रेजी में इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दोस्तों, हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ बताएंगे, ताकि परीक्षा में आने वाला कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे। एक प्रश्न से आप 2-3 प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। सवाल छठा है कि एक स्वच्छ मनुष्य में
प्रकुंचन एवं अनुशीलन दाब होता है। यानी ऐसे समझिए कि इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि एक जो स्वस्थ होना चाहिए कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसका जो सामान्य रक्तदाब है उसको जो ऊपर प्रकुंचन एवं अनुशीलन कहते हैं, यानी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है जिसको बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो है एक सामान्य मनुष्य का कितना होता है। इस प्रश्न का अर्थ क्या है कि एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य का बीपी कितना यानी ब्लड प्रेशर कितना रहता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 120/80 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि बीपी की जो स्थिति होती है वो 120/80 होती है। सवाल है कि आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो आमीटर से जो है हम किसी भी परिपथ में यानी जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उस परिपथ में आमीटर के जरिए हम लोग विद्युत की धारा को मापते हैं और विद्युत के विभव को मापने के लिए हमको जो है किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो विद्युत के विभव को मापने के लिए हमें वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिएगा, आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत की विभव को मापते हैं। और अगर गैल्वेनोमीटर हो तो उसमें हम लोग विद्युत धारा को भी मापते हैं, विद्युत विभव को भी मापते हैं और विद्युत शक्ति को भी मापते हैं, प्रतिरोध को भी मापते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, यानी पौधे का जनन अंग कौन कहलाता है, किस अंग से पौधे नया जो है पौधा का ये करता है निर्माण। तो जनन अंग के रूप में उसका आप कहेंगे कि जड़ जो है पौधे का जनन अंग होगा, जड़ से ही पौधे का विकास होता है। या फिर आप खोजेंगे कि इसमें बीज क्यों नहीं है। तो किसी भी पौधे के लिए बीज होने के लिए उससे पहले ज़रूरी है कि उसमें पुष्प हो और पुष्प के बाद यानी फूल के बाद ही उसमें फल लगते हैं, फल में बीज होता है, फिर उस बीज से जो है नया पौधा तैयार होता है। तो प्रजनन अंग या जनन अंग के रूप में जो है पौधे का वो पुष्प जाना जाता है यानी फूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि दाढ़ी बनाने वाले में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है, यानी दाढ़ी बनाने के केस में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों इसे हजामती दर्पण भी कहते हैं कि मतलब कौन सा दर्पण को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो वह है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से आकार में जब बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो फिर जो सेविंग्स करते हैं उन्हें ये पता रहता है कि आसानी से चेहरे का हर एक चीज़ दिखता है, इसीलिए जो है दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है। और जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में लगा होता है जिससे हम पीछे से आने वाले गाड़ियों को देखते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, बस हो, कार हो, किसी भी गाड़ी के, तो वहाँ पर उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो है वह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण को लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो निर्वात जो वैक्यूम है उसमें प्रकाश की जो चाल है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है यहाँ पर। और इसको अगर लिखा जाए तो होगा 3 × 10⁵ 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब चूँकि 3 × 5 है लेकिन यहाँ ऑप्शन में 8 है तो ये तो होगा नहीं, तो इसको मीटर में बदल दिया गया, यानी 3 × 10⁵ है, मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो और लगेगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आप आसानी के लिए याद रखिए कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड किसी भी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सवाल है कि मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है। तो अभी हम पिछले प्रश्नों में इसका उत्तर आपको बताए हैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि जो साइड मिरर लगते हैं जो कि मोटर चालक यानी कार, बाइक, बस, सभी गाड़ियों के जो साइड में मिरर लगे होते हैं जिसमें ड्राइवर जो है पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखते हैं, तो वह जो है वहाँ हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। समुद्र में जो है ज्वार भाटा की स्थिति 24 घंटे में एक बार निश्चित रूप से बनती है।
तो यह ज्वार भाटा की स्थिति क्यों बनती है? तो इसका कारण यह है कि जो समुद्र में चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर कार्य करता है, तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा की स्थिति 24 घंटे में एक बार बनती है। वैसे सिचुएशन में होता क्या है कि पानी का जो ऊपर की ओर उठना है वो ज्वार कहलाता है, और पानी का नीचे की ओर उठ करके जो नीचे की ओर गिरता है वो भाटा कहलाता है। तो ये 24 घंटे में एक बार ज्वार भाटा की स्थिति जरूर बनती है। और ये क्यों होती है? तो क्योंकि जो चंद्रमा का पृथ्वी पर ये गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है उसके कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सवाल है कि जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो जलोढ़ पंख जो है यह हमेशा पहाड़ के तलीय क्षेत्र पर निर्मित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, क्यों गर्म होता है? दोस्तों ये जो प्रश्न अभी हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह भूगोल से संबंधित प्रश्न है। अभी हम लोग इससे पीछे विज्ञान से संबंधित प्रश्न को देख रहे थे, इसलिए हम आपको पहले ही कहें आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग भूगोल, भारतीय संविधान या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और फिर जो है इतिहास, सभी टॉपिक से प्रश्नों को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। सवाल है कि वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, यह क्यों गर्म होता है? तो यह इसलिए गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी से विकिरण के द्वारा जो है यह वायुमंडल गर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 14वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, यानी कौन सी गैस जो है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जानी जाती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो गैस सबसे महत्वपूर्ण जानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर बी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल यानी इस प्रकार के मंडलों में जो विभक्त किया गया है वो किस आधार पर इसको बांटा गया है? वायुमंडल के जो अलग अलग परत है उन्हें अलग अलग जो मंडल में हम लोग बांटते हैं, तो उसको बांटने का आधार आखिर कौन सा है? तापमान का आधार है, वायु दाब, संगठन या घनत्व के आधार पर? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा कि तापमान के आधार पर जो है हम लोग इस वायुमंडल के परतों को अलग अलग मंडल में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत क्यों है? यानी क्षोभ मंडल जो है, जो पृथ्वी के सतह से ऊपर का जो मंडल है 18 किलोमीटर तक, वो क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इसको सबसे गर्म परत के रूप में जाना जाता है। यह ऐसा क्यों होता है कि ये सबसे गर्म परत है? तो इसका जो है जो करेक्ट आंसर है कि पृथ्वी के पृष्ठ के वजह से यह तप्त हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण क्या है? यानी ओजोन का जो लेयर है वो क्यों उसका नाश हो रहा है, वो अवक्षय हो रहा है, यानी उसमें क्यों परेशानी आ रही है? तो किस गैस के कारण अवक्षय हो रहा है उसका? तो वायुमंडल में ओजोन परत का अवक्षय होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वी पर हम लोग जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस CFC, कौन कौन? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन करते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर, AC इत्यादि से सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होते हैं। तो इसकी वजह से जो है वायुमंडल के ओजोन परत का क्षय हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसके लिए डी जो है सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी का जो सतह है उसमें सबसे जो दूर हमारा वातावरण का जो परत है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वातावरणीय परत है इसको जाना जाता है बहिर्मंडल के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो जो जेट धाराएं हैं यह वायुमंडल के वायुमंडल के क्षोभ सीमा में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अब जो सवाल हम देख रहे हैं वो भारतीय संविधान से रिलेटेड सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया यानी अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। यह बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? तो दोस्तों यह बात जो है भाग 1 और अनुच्छेद 1
यानी पहला अनुच्छेद में यही बात उल्लेखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान लाए गए हैं, यानी नागरिकता जो देने का, किस प्रकार से किसी को नागरिकता प्रदान की जाएगी। पूरे भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था होगी, जो भारत का नागरिक होगा वही भारत के सभी स्टेट्स का नागरिक होगा जो है। इस प्रकार का जो प्रावधान है वह किस संविधान में है, और कोई अगर व्यक्ति भारत से कहीं से भारत आता है तो उसे किस प्रकार की नागरिकता दी जाएगी, या अगर पति पत्नी में एक भारतीय हैं दूसरा किसी और मूल के निवासी हैं तो उसे किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये सभी का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 1-2 में है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में इसका चर्चा है। ऑप्शन नंबर इसका बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस के स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी जो मीडिया है उसे जो है लिखने, बोलने, छापने की जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह किस अनुच्छेद में है। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 3, कौन सा भाग 3 और अनुच्छेद जो है वह 12 से 35 तक जो है, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है यह मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है। इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार को उल्लेखित किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो उसी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो है इसमें प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कि अनुच्छेद 19 के प्रथम में जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट सवाल है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से जो संबंधित है वो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसी में इस बात का उल्लेखित किया गया है, यानी इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स के नाम से जो जाना जाता है, यह भारतीय संविधान के भाग 4 में, किसमें भाग 4 में, और पूछा क्या जा रहा है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो है वह 36 से 51, क्योंकि 12 से 35 तक जो है वह मौलिक अधिकार का उल्लेख है और 36 से 51 के बीच जो है यह नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में भाग 25 भाग हैं। हालांकि हमारा जो मूल संविधान का निर्माण हुआ था उस वक्त हमारे संविधान में भागों की संख्या 22 थी, उसे संशोधन के द्वारा बढ़ा करके अभी 25 किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। दोस्तों अभी हम लोग जो है भारतीय संविधान के प्रश्न देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग इतिहास के भी प्रश्न को देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होगा, और इस टॉपिक से अगर किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न बनेंगे तो यकीन है हमें कि आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसलिए हम आपसे आज रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप कितना प्रश्न को सही किए हैं। सवाल 42वां का सही उत्तर क्या होगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो यहाँ जो मौलिक कर्तव्य की बात है, यानी जो ये हमारा मूल कर्तव्य है, यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4A में, भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी अगर भारत की राष्ट्रपति कार्य किसी इस प्रकार का कार्य करें जो भारतीय एकता या अखंडता के विरुद्ध अगर किसी प्रकार का कोई कार्य होता है तो उसके यानी उन राष्ट्रपति के विरुद्ध भी जो है संसद को अधिकार प्राप्त है कि उस पर महाभियोग चला करके और राष्ट्रपति को पद से अपदस्थ किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान के जो है ये अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। हालांकि राष्ट्रपति जो है वो सबसे सर्वोच्च पद है और कोई उस पद पर आसीन होकर इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर स्थिति किसी भी प्रकार की हो
तो वहाँ महाभियोग चलाया जाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, यानी भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ एक उपराष्ट्रपति होगा। तो यह भारतीय संविधान का जो है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के अनुच्छेद 63 में इस बात का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति को लेकर के यह है कि जो भारतीय संसद का उच्च सदन है, ऊपरी सदन है, जो अस्थाई सदन है, तो ऊपरी सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं, जो उसका नाम है राज्यसभा, जो कि जो है, और इसके साथ साथ उसको जो है वहाँ जनता के डायरेक्ट रूप से चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आते हैं, अप्रत्यक्ष ढंग से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। तो इसलिए जो है वो उच्च सदन, ऊपरी सदन, अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भंग नहीं होता है। 1/3 सदस्यों की जो सदस्यता है वो 6 साल पर कंप्लीट होती है, फिर उस पर निर्वाचन होते हैं। तो वो उसका पदेन सभापति होता है, यानी अगर जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा तो जब तक उसका कार्यकाल होगा, अगर 5 वर्ष का कार्यकाल हो तो 5 साल तक, और अगर उसका 5 साल के बाद पुनः फिर उसी पद पर निर्वाचन हो रहा है तो 10 साल तक वह व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति जब तक रहेगा वह राज्यसभा का सभापति होगा, इसीलिए उसे पदेन सभापति कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 29 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक महान्यायवादी होगा, यानी अटॉर्नी जनरल होगा। तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी के अनुच्छेद 76 में इस बात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि बंगाल में अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, यानी बंगाल जब मुगल शासन से अलग हुआ, अलीवर्दी खां ने शासन चलाया, तो उसके पश्चात फिर कौन जो है उसका उत्तराधिकारी हुए। तो इसके लिए जो सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा वह है सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने जो है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था, तो सिराजुद्दौला जो है वो अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी हुए। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर। सवाल 32 है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 ईस्वी के बीच हुई थी वह किनके बीच हुई थी। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वह बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर जो बिहार के बक्सर में 1764 में युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो है मोहम्मद शाह की सेना जो कि इसके नवाब थे, यानी मुगल शासक थे, तीनों की सेना संयुक्त रूप से लड़ी और उसके पश्चात जो है उसमें भी ये की सेना जो है रॉबर्ट क्लाइव की सेना की विजय रही। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा कि यहाँ पर जो है शुजाउद्दौला जो है वो अवध के नवाब हैं और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब है। कंफ्यूज नहीं होइएगा नाम में। अवध का जो क्षेत्र है वो लखनऊ साइड का क्षेत्र है, इलाहाबाद की तरफ का, और जो बंगाल तो हम सभी जान रहे हैं, ये इसलिए जो है कंफ्यूज नहीं होना है। शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई है। तो जो 1757 में प्लासी की युद्ध हुई जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे, तो उसके हारने का कारण ये था कि मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला का सेनापति था वह अंग्रेज़ों के हाथ बिक गया था। इस वजह से जो है मीर जाफ़र को ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, जो रॉबर्ट क्लाइव का गधा या सियार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई। हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिता थे, उनकी मृत्यु जो है वो अंग्रेज़ों से युद्ध करने के दौरान हो गई 1782 ईस्वी में। यह किस दौरान हुई थी, तो यह हुई थी द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध जब उस वक्त चल रहा था, यानी अंग्रेज़ों से मैसूर का जो युद्ध चल रहा था उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से होगा उसको हम लोग इस सेट में कवर कर लेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं फिर से कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी। सवाल है कि द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल जो उस वक्त थे, इसका जो सही जवाब है वह है वारेन हेस्टिंग्स का शासन चल रहा था। ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि मैं अंग्रेज़ों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो यह कथन जो है शेरे मैसूर यानी
टीपू सुल्तान का कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जीना जाए। तो यह जो कथन है कि भेड़ की तरह एक लंबी ज़िंदगी हम न जी करके शेर की तरह एक दिन की ज़िंदगी जिए, यह शेर मैसूर टीपू सुल्तान का कथन है। यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी है। तो इनमें से जो गुरु गोविंद सिंह की रचना है वह दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा, यानी हम ये देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये सभी जो है यह गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सैनिक संगठन खालसा दल जो है इसकी स्थापना किसने की थी, यानी 39वां नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि कपूर सिंह ने किया था। नेक्स्ट सवाल है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो वह स्थान था लाहौर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उसको हम लोगों ने अभी इसमें कवर किया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। इसलिए आपसे चलते चलते एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।